टेस्ट नंबर 5 सेक्शन ए, पैटर्न कौन सा है? आईएससी। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आप देखिए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, if a uniform wire loop is connected to the terminals of the battery, then the magnetic induction at the center will be। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत जबरदस्त। क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है इनफाइनाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये तो बता ही नहीं गया। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप। क्या होना चाहिए? 0। क्योंकि आपने जो है रिवीजन में भी किया था कि अगर आप किसी वायर को फोल्ड करके लूप बनाते हो और उसके बाद में अगर आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो, चाहे आप अनसिमेट्रिकल तरीके से कनेक्शन बनाए या सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मीनिंग है कि जब आपने कनेक्शन बना लिया तो ये आपका एक छोटा पार्ट और ये क्या है? बड़ा पार्ट है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया है, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। और अगर आपने कनेक्शन बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि कनेक्शन बनने के बाद इस टर्मिनल्स के ऊपर भी हाफ पोर्शन है, नीचे भी हाफ पोर्शन है, तो ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिकल। तो रिवीजन में हम लोगों ने देखा था डिस्कशन में, डजंट मैटर कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, छोटे वाले पार्ट से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप उसको B1 समझे और बड़े वाले पार्ट से सेंटर पर जो है वो B2 है, तो B1 और B2 का रेशियो हमेशा कैसा था? 1:1। और डायरेक्शन में B1 B2 कैसे थे? अपोजिट थे। तो नेट वाली फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। भाई B1 और B2 वैल्यू में सेम है, रिवीजन क्लासेस में देखा था हम लोगों ने। और डायरेक्शन में कैसे? अपोजिट। अगर B1 की वैल्यू 20 टेस्ला है तो B2 भी 20 टेस्ला है, डायरेक्शन में कैसे? अपोजिट। तो जब नेट फील्ड निकालोगे तो क्या लोगे? डिफरेंस। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में ये फर्स्ट पार्ट था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। कितने लोगों का सही होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे टिक लगाने वाले लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, उनको तो केवल जो है क्वेश्चन पढ़ा और शायद उन्होंने क्वेश्चन को देख करके समझ करके समझा है या नहीं समझा। उनको लगा कि फार्मूला है B = μ0/4π और I बाई रेडियस और साथ में 2π और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे होगा ना, तो लगा कि B और रेडियस का रिलेशन कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। चलो बताओ जरा कितने लोगों ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे टिक लगाया है? समझ रहे हो ना, क्वेश्चन कुछ अलग है और आप समझ कुछ अलग रहे हो। देखो ना, क्वेश्चन में लिखा है कि आप एक यूनिफॉर्म वायर लेते हो, उसको लूप यानी सर्कल शेप में बदल देते हो, उसके बाद में बैटरी जोड़ते हो ना, टर्मिनल्स जोड़ते हो, तो ये वो वाला केस हो गया जो कि तुम्हें बताया गया था। ठीक है ना, अब गलती मत करना। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट देखिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए वायर ऑफ लूप PQRSP is constructed by joining the two semi-circular coils of radii R1 R2 respectively as shown in the figure. Current I is flowing in the loop. The magnetic induction at point O will be, options are given. तो क्वेश्चन में जो ज्योमेट्री बनाई गई है वो है PQR और S, ये है ज्योमेट्री। करंट की डायरेक्शन भी दिख रही है आपको। अच्छा, अगर कोई इस तरीके की ज्योमेट्री आती है जिसमें कि स्ट्रेट पोर्शन भी हो, सीधा हिस्सा वायर का भी हो और कर्व पोर्शन भी हो, कर्व पोर्शन, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताया गया कि आप हर एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करो। जैसे जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है वो PQ है, तो मान लेते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड BPQ बनाएगा। उसके बाद में जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है वो क्या? RS है, RS, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा वो हो गया RS।
फिर देखो सेमी पोर्शन है छोटा वाला जिसकी रेडियस r1 है, तो सेमी वाला पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मान लिया b1 है वो, ठीक है ना। ये जो सेमी पोर्शन है उसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी है, b1, रेडियस क्योंकि r1 थी इसलिए। और जो बड़ा वाला सेमी पोर्शन है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो क्या होगा, b2। अब जो ये pq होगा वो 0 होगा और जो rs होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके ठीक सामने है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0। आप बियो-सावर्ट्स लॉ से आप बता सकते हो, बियो-सावर्ट्स लॉ में होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो थीटा है वो क्या होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर r होता है और जो ये आई dl होता है उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर जब आप वायर में आई dl लोगे, ये आई dl लोगे और जो पोजीशन वेक्टर लोगे तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0। तो बियो-सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस सीधे वायर के पीछे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उस समय जो आई dl होगा और जो पोजीशन वेक्टर r होगा उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। और फिर जब न्यूमेरिकल आप करते हो तो ये बात आपको सीधे पता होती है डायरेक्टली। स्ट्रेट वायर के ठीक सामने अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ठीक पीछे है तो थीटा की वैल्यू 180 तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पर चूंकि डिस्कशन हम कर रहे हैं इसलिए आपको वापस एक बार फिर से रिवाइज करा देना, रिकॉल करा देना। अदरवाइज आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है ना, तो ये PQ के ठीक सामने पड़ा, सीधा वायर PQ के ठीक सामने पड़ा, और यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट O SR वायर के ठीक क्या पड़ा, पीछे पड़ा, और दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। अब जो ये कर्व सेक्टर होता है, कर्व फॉर्म होता है, तो कर्व के लिए फार्मूला है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में आई अपॉन रेडियस, और तीसरे वाले ब्रैकेट में अल्फा, जहां पर अल्फा क्या होता है, उस सेक्टर ने सेंटर पर जो एंगल बनाया। तो B1 आपका ये सेमी है तो लगा दीजिए फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्वेश्चन में जो करंट है वो कितनी है, I है, और छोटे वाले की रेडियस R1 है, जो कि वो सेमी पार्ट है तो कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पर पाई बनाएगा। और अगर आप डायरेक्शंस को देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ, B1 की। B2 के लिए जाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो वही है I, और रेडियस आपका R2 है और वो भी सेम ही है तो पाई, और डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ। भाई ये दोनों तो 0 हो गए, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो नेट फील्ड ओवर आएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, क्योंकि दोनों लोग डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट। अब किसमें किसको माइनस करें, तो देखो ना सब कुछ दोनों में सेम टू सेम है, B1 B2 में सब कुछ सेम टू सेम है, केवल R1 R2 का डिफरेंस है ना, जिसका R1 छोटा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे B1 बड़ा और B2 छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1 माइनस B2। और क्लास कोई छोटी क्लास तो है नहीं, इसलिए जब आप इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे B1 B2 की तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I बाई पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, पाई से पाई कट हो जाएगा। नाउ चेक द ऑप्शंस, तो क्या सही आएगा, म्यू नॉट I बाई 4, म्यू नॉट I बाई 4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले जिसमें कि कुछ ज्योमेट्री में कुछ हिस्से वायर के कर्व शेप है, कुछ हिस्से कैसे हैं, स्ट्रेट है, तो आपको जो है पर्सनली अटेंशन देना है स्ट्रेट्स ने क्या क्या किया। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको और इसी तरीके का कराते हैं पेपर में नहीं, लेकिन आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा देते हैं। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आपको आए ना तो थोड़ा सा कूल माइंड होके करिए। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी जैसे स्ट्रेट और कर्व शेप ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है लाइक दिस, ये देखिए, ये ज्योमेट्री आपके लिए, ये देखिए। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये यहां पर हमने जंपिंग कर दी है, करंट ऐसे जा रही है,
फिर ये ऐसे होकर के और ये, और यहाँ सेंटर पर रेडियस सपोज कर लीजिए कैपिटल आर है, और पूछा गया है कि इससे और करंट आई है, तो पूछा गया है कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। कूल रहना है और वैसे ही क्वेश्चन करना जैसे आपको बताया गया। सबसे पहले आप देखो कि पूरी ज्योमेट्री में स्ट्रेट पोर्शन क्या है, उसके बाद ये देखो कि कर्व पोर्शन क्या है। तो ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेट पोर्शन दिख रहा है नियर अबाउट, और इससे स्ट्रेट वाले से मान लिया कि स्ट्रेट वाले से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और ये तो पूरा का पूरा लूप हो गया, उससे कितनी है B2 है, और स्ट्रेट वाले पोर्शंस की लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ऑलवेज भी कंसीडर कि वो इनफाइनाइट लेंथ का केस होगा। तो बताइए भाई फार्मूला, अगर स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I बाई, और डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी, और डायरेक्शन देखिए कैसी होगी, बाहर की तरफ। स्ट्रेट वायर में क्या होता है, जो थंब होता है वो करंट के साथ, और सारी फिंगर्स उस तरफ जिस तरफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये देखिए मैंने रखा, थंब आपका जो है करंट के साथ, और ये सारी की सारी फिंगर्स टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर की तरफ, और जो कर्व वाला पोर्शन है जो कि पूरा का पूरा लूप है, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और साथ में I बाई रेडियस, और आगे लिखना होता है एंगल, तो कितना बनेगा 2 पाई, और ये कैसा होगा, ये भी बाहर की तरफ होगा डायरेक्शन। अब इस कर्व के केस में क्या होता है कि फिंगर्स को करंट के साथ थंब किधर देता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को देता है, दोनों डायरेक्शन में सेम टू सेम है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, B1 प्लस B2। सॉल्व कर लीजिए। जब भी इस तरीके का केस आए तो पहले स्ट्रेट पोर्शन पे फोकस करो, उसके बाद में कर्व पर फोकस करो, और फिर उस चीज को याद रखो कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्ट्रेट के ठीक सामने जा रहा है तो रिजल्ट 0, ठीक पीछे है तो भी रिजल्ट 0, और फिर वैल्यूज रख करके डायरेक्शन देख करके तब निकालो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भाई, यही है क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए है, फर्स्ट का ए पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। Current I is flowing in a circular coil of radius small a. Then the magnetic induction at the center is capital B. If the current is doubled, then the magnetic induction will be. सर्कुलर कॉइल का रेडियस A है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी B है। अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या टिक लगाएंगे, 2B, क्योंकि अगर हम बात करें सर्कुलर कॉइल की तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई रेडियस। हम लोगों ने अपना कंसेप्चुअल वे में रेडियस को कैपिटल R से लिखा हुआ है, और लास्ट में होता है 2 पाई, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स। इस पूरे एपिसोड में क्वेश्चन में केवल किसकी बात कर रहा है, I की और B की। तो आप देख सकते हो B और I में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से B1 अपॉन B2 और I1 अपॉन I2। जब करंट I है, करंट कितनी है बताया नहीं गया, लेकिन अगर आप सोचें कि जब करंट पहले I है तो सेंटर पर फील्ड B है। अब जब करंट 2I हो जाएगी तो नई फील्ड सेंटर पर B डैश सपोज कर लिया, तो B डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2B। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। किसी का गलत हुआ थर्ड, गलत वाले लोग हाथ ऊपर करें। क्या टिक लगाया भाई, बी। किस अप्रोच के साथ बी टिक लगाया है, क्या सोच करके, सभी ने सेकंड ऑप्शन में टिक लगाया, जितने लोगों का गलत हुआ है क्या सोच करके लगाया है। अभी अगर हम रेडियस में चेंजेस करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करते रेडियस वही रहे नंबर ऑफ टर्न्स में। अब जैसे इस क्वेश्चन में वो B पर और I पर बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो यू आर फ्री टू कंसीडर कि बाकी चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ए एंड फोर्थ, इसका जरा देखिए क्या है। ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल
हैज अ रेडियस कैपिटल आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल on the axis where the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center of the coil. इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे दोनों की बात हो रही है। तो आपको अपडेट किया गया था रिवीजन क्लास में कि बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2। जरा बता दें कौन क्या है। ये क्या है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, आर क्या है रेडियस है, और एक्स क्या है सेंटर से वो डिस्टेंस। ये कॉइल है अगर आपके पास तो सेंटर से कितनी दूरी पर आप जा रहे हो ये एक्स हो गया। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी एक्सिस है, ए फॉर एक्सिस। तो क्वेश्चन को जब आप वापस एक बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्सिस वाली जो फील्ड है वो सेंटर वाली फील्ड की कैसी है 1/8 टाइम्स है। क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा गया है कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है वो सेंटर वाली फील्ड की जस्ट क्या है 1/8 टाइम्स। सेंटर वाली फील्ड को हम लोग बी ओ से लिख रहे हैं। तो यहां से यार देखिए 8/1 आ जाएगा सेंटर वाली फील्ड अपॉन एक्सिस वाली फील्ड। ये वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए। तो इस जगह पर आ गया 1/8 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब 3/2 अगर एक इक्वेशन में किसी साइड में है तो पहले 1/3 पावर ले लो यानी क्यूब रूट ले लो। तो 1/8 का क्यूब रूट लोगे कितना आएगा 1/2 और यहाँ का क्यूब रूट लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल पावर हाफ। फिर स्क्वायर कर लो जिससे कि ये हाफ पावर हट जाए तो 1/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/4। अच्छा ये हाँ 8/1 सही है 8/1 इधर होगा। ठीक है 8/1 होगा तो 1/3 यानी क्यूब रूट लेने पर ये 2/1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/1। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर 3। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 3। क्योंकि आप सेंटर से इधर भी जा सकते हो सेंटर से पीछे भी जा सकते हो। तो प्लस माइनस का मतलब ये कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। कितने लोगों ने गलत किया है जरा गलत वाले देखें भाई कितने लोग हैं यहाँ पर। आपका गलत हुआ है और जबकि जस्ट टेस्ट से पहले जो रिवीजन चल रहा था सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का 5th पार्ट। म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायमेंशन निकालनी है। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि मुझे म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी है 4 पाई नहीं होता और यहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो क्या दोनों के आंसर सेम होंगे? दोनों के तो आंसर सेम होंगे ना, 4 पाई तो कांस्टेंट है ना। तो ओवरऑल म्यू नॉट की डायमेंशन अगर आपको पता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायमेंशन भी आ जाएगी। काम लंबा है और केवल मार्क्स कितने मिलने हैं 1। तो ये वीआईपी है ना, वन ऑफ द मोस्ट वीआईपी है डायमेंशन में। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, म्यू नॉट की डायमेंशन, कैपिटल बी की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, ऑल आर वीआईपी। याद हो तो बेटर। कैसे निकालेंगे? अगर नहीं पता है तो निकालनी पड़ेगी। चलो हम निकाल के दिखाते हैं, याद होनी चाहिए आपको। क्या अप्रोच बना है? अगर हम ये लिखें b इज इक्वल टू कोई भी फार्मूला जो इस टर्म को रिलेट करता हो तो हमें याद आ गया स्ट्रेट वायर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो हमने स्ट्रेट वायर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा 2I/r होता है। और जिन लोगों की डायमेंशन याद है जनरल वे में उन लोगों को भी देख लें। अब b की मुझे डायमेंशन याद नहीं है
तो अब आपके पास में f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहां से d की वैल्यू क्या होगी f अपॉन क्यू वी साइन थीटा। लीजिए अब वो सारे टर्म नजर आने लगे जिनके साथ हम फैमिलियर हैं। जैसे फोर्स के साथ फैमिलियर है, क्या डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, और q माने 4, डायमेंशन क्या है 80, और v माने वेलोसिटी, डायमेंशन है lt माइनस 1। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, I फॉर करंट डायमेंशन a हो गया, R फॉर डिस्टेंस डायमेंशन L हो गया। यहां से आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये डायमेंशन हमें निकालनी पड़े। वो तो लास्ट तरीका है ही कि नहीं, अगर याद होगी तो निकाल लेंगे, बट ऑल आर वीआईपी, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसी काम में इतना समय लगा रहे हैं। जिसको याद होगा वो सीधे टिक लगा चुका होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायमेंशन देखो भाई क्या आ रही है, ये वाले L से ये वाला L कट गया, और कोई ऊपर वाले L को तो कट नहीं कर रहा है, तो ये आ गया m की पावर 1 आ गई और L की पावर भी 1 आ गई। अच्छा ये जो नीचे वाला t है, t से t को खत्म कर देगा, और a की पावर 2, तो a की पावर -2 और t की पावर -2। ऑप्शन मैच करिए, ए और बी दोनों, a और b दोनों है। हाँ तो दोनों पे टिक लगेगा, कोई करेक्शन होगा। अच्छा दोनों ही सेम है, m l t -2 a -2। तो चलिए इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। कहीं ना कहीं वहां पे कोई पावर मिसिंग होगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका बी पार्ट स्टार्ट होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली एंड टू द पॉइंट, 7 into 1, यानी कि 7 क्वेश्चन वहां पर होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर दिलाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन ए है, उसमें बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि एक हीलियम न्यूक्लियस है, मेक्स ए फुल रोटेशन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन ए 2 सेकेंड। हीलियम न्यूक्लियस मतलब कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल चक्कर लगा रहा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस करने की आदत बना लीजिए। देखिए भाई, अगर चार्ज वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हीलियम के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, अगर चार्ज मान लो Q, मेक यूसीएम, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B पूछा जाए, तो आप तो वही केस लगाओगे लूप वाला। भाई आपके पास में फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, सेकेंड ब्रैकेट में I बाई रेडियस होगा, थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई होगा, और यहां पर क्योंकि एक ही लूप का केस है तो n बराबर 1 होगा। तुम्हें केवल एक्स्ट्रा एफर्ट्स I के लिए करना पड़ेगा कि I कैसे आएगा। I के लिए Q बाई कैपिटल T टाइम फॉर 1 साइकिल, Q इंटू F माने फ्रीक्वेंसी, Q ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा एंगुलर स्पीड, और Q भी अपॉन 2 पाई है। I के लिए तुम्हें एफर्ट्स करना पड़ेगा, और वो जो I निकालने के जो एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पर जो तुम्हारा हीलियम है यानी कि जो अल्फा है, वो जिस पाथ पर चक्कर लगा रहा है, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है कि फुल रोटेशन उसने 2 सेकंड में किया है, यानी एक चक्कर कितने टाइम में किया, 2 सेकंड में। कैपिटल T दिया गया है, तो हमने फार्मूला लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई रेडियस, साथ में 2 पाई,
और यहाँ इस क्वेश्चन में आई निकालने के लिए हम कौन सा फंडा लगाएंगे, Q बाई कैपिटल T, क्योंकि एक चक्कर का समय दिया गया है। और आपके अल्फा पर चार्ज कितना होता है 3.2 10 की पावर माइनस का 19, इलेक्ट्रॉन का रेस डबल होता है इसमें। और कैपिटल T यानी एक चक्कर का समय क्वेश्चन में है 2 सेकेंड। ये आ जाएगा आई की वैल्यू आ गई 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। आई आपने मैनेज कर लिया, बाकी चीजें आपकी रेंज में -7 ये हो गया। आई हमको मैनेज करना पड़ेगा, अपने आप को ये समझा लीजिए। और आई कैसे मैनेज होगा, ऐसे मैनेज होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रेडियस जिस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है दैट रेडियस इज 0.8 मीटर और साथ में 2 पाई। ये आ जाएगा 2 8 2 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 और साथ में 1.6 10 टू द पावर माइनस का 9। चाहो तो आप इसको वापस 4 पाई है और 10 की पावर माइनस 7 का मतलब क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रिकॉल कर सकते हो, नहीं तो आप रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पाई कैंसिल हो गया है तो 1.6 म्यू नॉट 10 की पावर माइनस का 19, क्योंकि हमने सारा काम एसआई में किया है। आंसर किस में आएगा, टेस्ला में। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूप के जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में लूप बनाया, करंट चलाई और बी निकाल दिया, लेकिन कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना कि हम चार्ज को यूसीएम में डालेंगे, फिर आपसे सेंटर पे पूछेंगे बी निकालो, तो आई निकालने के लिए तुम्हें ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 50 मिलीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। क्योंकि डिस्कशन चल रहा है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत होने वाला तो नहीं था, सेकेंड वाला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हटाए इसको, पढ़िए आप जब तक हम इसको रफ करते हैं। आपके पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की लेंथ के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो क्या दिमाग चलेगा, इनफाइनाइट लेंथ। तो स्ट्रेट वायर जिसके पास करंट 3 एम्पियर है उससे 50 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या फार्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, ये हो गया माइनस का 7। आई कितना है क्वेश्चन में 3 एम्पियर और डिस्टेंस कितनी है 50 मिलीमीटर, तो इसको शुड बी मीटर माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 6/50 और ऊपर जाएंगे तो माइनस का 4। और सॉल्व करने का मन हो तो कर लेते हैं। ये आया 25, स्मार्ट वर्क करना है तो 3/25 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। एसआई में सारे कैलकुलेशन किए गए। थर्ड देखिए, गलत हुआ है किसी का, ये सेकेंड गलत किया है किसी ने, क्या गलत किया है इसमें, फार्मूला नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। अच्छा ये थर्ड था, थर्ड को जरा देखो। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला। तो ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है बताइए, क्वेश्चन पढ़ के किसके साथ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, चार्ज के साथ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को लीजिए दिखा दिया और ये चार्ज चल रहा है, वेलोसिटी, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ट्रेवल मींस मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला के साथ विद वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और बी के बीच में बनने वाला एंगल ये आपका 30 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, तो F इज इक्वल टू क्या है QVB sin थीटा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 3.2 माइनस का 19। हाँ भाई, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.8
और साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2, साथ में 0.8 साइन 30 का हाफ, और यहाँ पे पावर हो जाएगी माइनस का 40, 2 4 जा 0.4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1.28 10 टू द पावर माइनस का 14। क्योंकि सारे काम मैंने एसआई में किए तो आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। कैलकुलेशन सही है, देख लेना भी। ये किसका गलत हुआ है, होना तो नहीं चाहिए, सही है आपका। मतलब फार्मूले का रिवीजन नहीं है इसका, सीधा मतलब। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio of time period to the alpha particle to that of a proton circulating in the same uniform magnetic field। तो क्या क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि अल्फा वाला पार्टिकल जिस मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगाने वाला कौन है, प्रोटॉन भी है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज अलग है और प्रोटॉन का चार्ज अलग है। और जब चार्ज चक्कर लगाता है तो एक चक्कर का समय क्या होता है, 2 पाई m बाई क्यूबी, ये होता है ना, यही तो फार्मूला होता है। अरे बोलो भाई। सबसे पहले अल्फा के लिए m अल्फा का, क्यू भी अल्फा का, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया। प्रोटॉन के लिए P माने प्रोटॉन, m प्रोटॉन का, ये देखिए P, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही है क्वेश्चन में। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B वैल्यू की है तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, दोनों को रेशियो में लेना है तो रेशियो दे दीजिए। अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड अपॉन प्रोटॉन का टाइम पीरियड, 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा, ये हो जाएगा m अल्फा अपॉन में mp और qp अपॉन क्या, q अल्फा। और कितने बार आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कि याद कर लो। अगर आप मैग्नेट में हो और आपने ये चीज याद नहीं करी हुई है तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्या याद कर लो, प्रोटॉन की बात कर लो, ड्यूट्रॉन की बात कर लो और अल्फा पार्टिकल की बात कर लो। इनके चार्ज और मास में रिलेशन, अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 2 है, और अल्फा पार्टिकल का 4 है। अगर हम ऐसा सोचे कि प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से दुगना, यानी आपको याद होना चाहिए ड्यूट्रॉन मास होता है 2 इंटू प्रोटॉन मास, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 इंटू प्रोटॉन मास, प्रोटॉन मास। और जहां तक चार्ज की बात है तो अगर हम ये कहें कि प्रोटॉन पे Q चार्ज है तो ड्यूट्रॉन पे भी कितना चार्ज होता है, Q, लेकिन अल्फा पे कितना होता है, जस्ट डबल। याद कर लो, इतने बार हमने आपको बार बार बताया है। अब चलिए भाई मास के लिए चलते हैं। प्रोटॉन का मास अगर हम m ले लें तो अल्फा का कितना है, 4 टाइम्स, और प्रोटॉन का चार्ज अगर Q ले लें तो अल्फा का कितना है, 2, T अल्फा अपॉन T प्रोटॉन, T अल्फा अपॉन में T प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2:2 हो गया। चलिए नेक्स्ट है 4th के बाद 5th नंबर। A wire of length capital L meter carrying a current I ampere is bent in the form of a circle. Find the magnitude of the magnetic moment. 5th पढ़िए भाई। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देना भाई।
L मीटर का लेंथ का वायर है जिसको मोड़ करके आपने सर्कल बना दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जब वायर में करंट होती है तो NIA, और N माने 1, I माने तो I, एरिया क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर। आपके पास में L मीटर लंबा वायर है, ये L मीटर लंबा वायर है, आपने इसी को मोड़ करके लूप बनाया है, और ऐसा तुम सोचते हो कि रेडियस कितनी है R, तभी तो तुमने पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया ना कि 2 पाई आर की वैल्यू L होगी। आपने जिस वायर को मोड़ा है, जिसकी रेडियस तुमने R ली है, तो रेडियस के टर्म्स में लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, और क्वेश्चन में लेंथ कितनी है L, बराबर हो जाएगी। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2 पाई। यहाँ पे स्क्वायर रखना है तो R स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, I पाई और R स्क्वायर की जगह पे L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, I L स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई। याद से कितने लोगों का सही है, और बाकी बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट। आप देखते रहना कि जितना भी टेस्ट सीरीज में पेपर आपको मिल रहा है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं जाना। आप जब जितने चाहे जिस बोर्ड में आप हो, आप देखना कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जो पेज मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ऐसा हो सकता है कि ISC वाले बोले सर इस पेज से 4 क्वेश्चन आए थे, यूपी वाले बोले कि नहीं इससे तो 2 क्वेश्चन आए थे हमारे यहाँ पे, और CBSE वाले बोले इसमें से 3 आए थे। ऐसा नहीं होने वाला कि इसमें तो 0 आए थे, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन लिखनी है। 6 नंबर, क्या टाइमिंग है, इसके जस्ट पहले हम जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, और अब मुझे डायमेंशन लिखनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन, मैग्नेटिक मोमेंट तो NIA, तो A फॉर करंट, तो करंट की डायमेंशन A होती है, और ये वाला A कौन सा एरिया, तो डायमेंशन होगी AL स्क्वायर। नंबर और टर्न्स की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, तो AL स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन आ गई। ये भी बेस्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अगर तुम उससे निकालोगे बार मैग्नेट से तो फंस जाओगे। भाई 2 तरीके से निकालते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो सबसे बेस्ट है जब भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन या फिर उसका SI यूनिट पूछे ना, तो ये सबसे बेस्ट है NIA वाली अप्रोच। 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए भाई। A moving charge produces both electric and magnetic field. Is it true? Yes. Is it true? देखिए अगर ट्रू लिखा है तो भी, चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ट्रू है तो भी अधूरा है, और केवल फॉल्स लिखा है तो भी अधूरा है। दोनों ही केसेस में आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। एक चार्ज है वो मोशन कर रहा है, मूविंग द चार्ज, तो जिन लोगों ने ट्रू लिखा है उनको लिखना चाहिए इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये बात सही है। और जिन्होंने फॉल्स लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये बात कैसी है, गलत है। तो 7th वाले में हम आते हैं सीधे रिजल्ट पर। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, तो मेरा जो आंसर होगा कॉपी पे मैं क्या लिखूंगा, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field if motion is uniform, motion is uniform, मेरा आंसर ये होगा।
और लिखूंगा फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन if motion is non-uniform। ये आंसर होगा, बिकॉज सिचुएशन को तो आप देखो, जिन लोगों ने लिखा है फॉल्स वो भी हाफ मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने लिखा है ट्रू। आंसर ये होना चाहिए जो लिखा हुआ है वो। कंप्लीट हुआ ये आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए का बी पार्ट। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फॉर्मेलिटी कर देता हूं केवल। राइट द बियो-सावर्ट्स ला इन वेक्टर फॉर्म, केवल राइटिंग करनी है। तो राइटिंग करने के लिए हमारे पास अप्रोच होगी ये dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r की पावर 3, साथ में डायग्राम भी होगा। ये करंट आई dl, ये रहा आई dl, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हमें बी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स दे रहा है ना वो इसके लिए। और फिर आप अब अगर कुछ नहीं भी बताते हैं तो दैट्स ओके, क्योंकि देखने वाले को डायग्राम में पता चल जाएगी यार क्या है पोजीशन वेक्टर। आइडियल आपका करंट एलिमेंट। और अगर किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, केवल इतना लिखा है, इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, तो परफेक्ट तो नहीं है। क्योंकि आप जब बियो-सावर्ट्स लॉ यूज करते हो तो अप्रोच तो यही होती है कि छोटा सा एलिमेंट ले लो और उससे फिर निकाल दो, लेकिन व्हाट वी हैव डन रिगार्डिंग द टोटल वैल्यू, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना। अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो उतना बड़ा इश्यू तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट आंसर ये होगा, साथ में आपका डायग्राम बनेगा। और फिर अगर आप बता पाते हैं कि आई ये है, ये आर ये है, तो ठीक है, अदरवाइज डायग्राम में दिखाई देगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। A charge of 10 to the power minus 6 coulomb is describing a circular path of radius 1 centimeter, making the 5 revolution per second. Find the magnetic induction field at the center of the circle। तो यार ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा इसी डिस्कशन में बताता हूं आपको, अगर कोई चार्ज इन यूसीएम है तो भाई बी को अगर निकालना है ना एट सेंटर, तो आपको ज्यादा जो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा वो केवल क्या निकालने में, करंट निकालने में एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आर यहाँ पे रेडियस है, आई करंट है, और करंट कैसे निकलेगी, तो करंट निकालने के आपके पास में जो भी लिमिटेड अप्रोच है, एक तो है आई इज इक्वल टू क्यू बाई बड़ा टी, एक चक्कर का समय, एफ माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है चक्कर पर सेकेंड, और क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, एक ये है, और क्यू वी अपॉन 2 पाई है। ये अप्रोचेस है। नाउ यू ऑल कैन चेक द सिचुएशन। चार्ज आपको दिया गया है, चक्कर जो लगा रहा है, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में रेडियस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, -2 मीटर बना लिया, क्योंकि रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -2 मीटर। और जो ये 4 चक्कर लगा रहा है उसकी वैल्यू है -6 कूलम, और ये 5 चक्कर 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो इस बार ये वाला सिलेक्शन होगा Q इंटू एफ। Q की वैल्यू क्वेश्चन में है 10 to the power -6 कूलम, और 1 सेकंड के चक्कर की जो फ्रीक्वेंसी होती है एंड दैट इज 5।
लीजिए आई आ गया, आई कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻⁶, साथ में 2 पाई, सॉल्व हो गया। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, 5 2 से 10 मिलेगा, वो ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, 3 चला जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 चक्कर लगाता है, सेंटर पर कैपिटल बी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आपको आई कितनी बेहतर तरीके से निकालना है, कितना टिपिकल तरीके से निकालना है, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अभी अगर आई निकालने का ये वाला फार्मूला लगाना पड़ जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। इसके पहले वाले में जब सेक्शन ए चल रहा था तो एक सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे सीधे सीधे आपको कैपिटल टी दे दिया था, आसान तरीका था आई निकालने का। ये आपके 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नंबर 4। To obtain the maximum intensity of a magnetic field at a point, find the angle between the position vector of a point related to the element and the directions of the element। और इसी में और के साथ जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 4th में जो ये और के पहले वाला है उसमें क्या आंसर है आपका। 2 मार्क्स मिलने हैं तो आपको इसके आंसर को देना कैसे। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बियो-सावर्ट्स लॉ की एक बार फिर से याद आती है। ये मेरा आइडियल हो गया, ये रहा आइडियल, ये पोजीशन वेक्टर जहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एंगल हो गया। उसने आपसे इस एंगल के बारे में कुछ पूछा, और आपको पता है कि बियो-सावर्ट्स लॉ अगर हम लोग लिखें तो आता है μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r²। आपसे क्वेश्चन ने इस थीटा के बारे में पूछा है, एक बार वापस पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। To obtain the maximum intensity of a magnetic field at a point, find the angle between the position vector यानी कि r of the point related to the element and the directions of the element। तो जो ये आइडियल होता है that is called the current element, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो आपके बी को मैक्सिमाइज बनाना है, तो साइन थीटा को क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। आप लिखेंगे फॉर बी मैक्सिमम, इन्होंने सारा का सारा फोकस थीटा पे किया है, तो साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्स, और साइन की मैक्स वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और इस काम में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल आपने डिस्कशन किया, बियो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस किया, उसके बाद में आंसर मिल गया। इसके बाद जो इसी में और के साथ वाला क्वेश्चन है उसको भी देखें, वो भी जबरदस्त है। A current I flows in a square loop of side A. Calculate the magnetic field at the center of the loop. आपके पास में एक लूप है, और जब इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं तो लूप हो गया, स्क्वायर जैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इनके लिए काफी प्रैक्टिस कराई गई है। न्यूमेरिकल अगर हो तो सीधे फार्मूला हेल्प करता है। करंट आई फ्लो कर रही है, लूप की जो साइड है वो ए है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर एक न्यूमेरिकल हमको मिलता है तो फिर ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं तो कितनी आती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो कितनी आती है, ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए।
सीधे फार्मूले में रखो वैल्यू, बट यहां पर आपसे कैलकुलेशन करा रहा है। तो हमने किसी एक साइड को पकड़ लिया, ये लीजिए, इसको पकड़ लिया और कहा कि इसने जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दी है ये वो बी डी है। तो भाई डी की वैल्यू क्या होगी? अब ये जो वायर है यहां से यहां तक का इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, फाइनाइट लेंथ है। तो फाइनाइट लेंथ का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस। हाँ, ब्रैकेट में क्या होता है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और स्क्वायर के केस में जो ये वाला एंगल है ये, जिसको कि आप अल्फा और बीटा समझ रहे हो, एक्चुअली क्या होता है? 45 45, अल्फा भी 45 और बीटा भी 45। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो आई है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? a/2, क्योंकि जो स्क्वायर की साइड है ना वो a लेंथ की है, ये आपका a/2 हो जाएगा। साइन अल्फा में अल्फा भी 45 डिग्री और बीटा भी 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/a साइन 45 1/√2 प्लस का 1/2। फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 i/a। सॉल्व कर लो, ये जो ब्रैकेट है आपका ये पूरा सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 2/√2, कट हो गया √2 आ जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है वो अंदर की तरफ है, अंदर यानी क्रॉस। तो ये केवल इस हिस्से से निकाली है। ऐसे ही यहाँ पे 4 हिस्से हैं ना, तो एक पार्ट से ये फील्ड आ रही है तो चारों से कितनी आएगी? सेम टू सेम आएगी। चारों को निकाल करके प्लस कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन कैसे होगी? सेम। या फिर एक की निकालिए 4 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो बी टोटल क्या हो जाएगा भाई? तो 4 इंटू बी, तो ये बी टोटल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वहां पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8√2 i/a। और मैं यही बोल रहा हूं कि अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए, मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन बने कि एक स्क्वायर है जिसका कि हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है, तो a बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। उसमें करंट जो फ्लो रही है वो 4 एम्पियर की है, I बराबर 4 एम्पियर। बताइए सेंटर पे भी कितना होगा? तो जिन बच्चों को सेंटर पे बी का फार्मूला याद होगा सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे, और ये करना भी चाहिए अगर न्यूमेरिकल है तो, क्योंकि लिमिटेड है ना। आपको केवल स्क्वायर के सेंटर पे रिजल्ट याद रखना है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे याद रखना है। इन्हीं दो पे एक न्यूमेरिकल आना है जब भी आना है। बट अगर कहीं पर एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो मैंने इसको कर दिया। तो दोनों के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं और दोनों में बराबर ही काम है। इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन रोल प्ले करेगा कि आप चीजों को समझाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन का ही काम है। ये जो आपने कैलकुलेशन एक्टिविटी करी है दैट्स गुड। ठीक है, चलिए इसके बाद 5 नंबर है क्वेश्चन। पढ़ करके मुझे क्या करना है डिसीजन लेते हैं बाद में। Derive the formula for the magnetic field due to the straight wire of infinite length। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेल्फ करना है आपको। ये तो अपने नोट्स में देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हमने इसको डिराइव किया हुआ है। कर लेंगे ना? करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पेपर डिस्कशन है। पेपर डिस्कशन में लंबे क्वेश्चन का कुछ नहीं हो सकता। तो डू सेल्फ या फिर सी नोट्स। और इस टेस्ट से पहले तो आपको रिवीजन में सब चीजें फिर से करा दी गई हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़े?
Two straight parallel wires carrying the current I1 and I2 respectively in the same direction. The distance between the wires is capital R. The magnetic field at the center of the two wires. तो क्वेश्चन में दो स्ट्रेट वायर है, I1 करंट इसमें है और I2 करंट इसमें है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो सेंटर पर फील्ड चाहिए, सेंटर यानी बीचों बीच। तो यहां से जो ये डिस्टेंस हो जाएगी R/2 हो जाएगी, और यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो भी R/2 हो जाएगी, दोनों से R/2 मान लिया कि B1 फील्ड देता है I1 करंट वाला वायर, और ये B2 फील्ड देता है। निकालिए B1। स्ट्रेट वायर का मामला है, μ0/4 पाई 2I1, और यहाँ डिस्टेंस लिखी जाती है कितनी है R/2। B1 की वैल्यू आ गई μ0/4 पाई और 4I1/R। सिमिलरली B2 भी निकल आएगा सेम फार्मूले से, केवल I की जगह पे I2 हो जाएगा, तो B2 आ जाएगा μ0/4 पाई और 4I2/R। सेम फार्मूला लगेगा, केवल I1 की जगह पे क्या होगा I2 हो जाएगा। जो B1 है वो अंदर की तरफ होगा, और जो B2 है वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। अब सोच के देखोगे यार, I1 I2 बराबर होते तो दोनों वैल्यू क्या होती है सेम, तो नेट क्या आ जाता 0। तो यहाँ पर आपको जो है नेट 0 तो लाना ही नहीं है, क्योंकि I1 I2 बराबर नहीं है, तो नेट फील्ड हो जाएगी दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन बड़ा है, B1 है कि B2 है, क्योंकि I1 I2 में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं। B1 की वैल्यू μ0/4 पाई 4I1/R, इसीलिए मैंने ये साइन देखो डिफरेंस का लगा दिया, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि B1 बड़ा है या B2 बड़ा है। 4I2/R कॉमन ले लीजिए, जो चीज कॉमन दिख रही है, तो μ0/4 पाई 4/R कॉमन हो गया, अंदर I1 डिफरेंस I2। नाउ यू कैन कट द 4 and 4, तो μ0/πR I1 डिफरेंस I2 6। ठीक है, अगर सेम करंट होती तो वैल्यू क्या आ जाती, 0। सेक्शन बी पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चेक दिस वन। ए सर्कुलर कॉइल of 0.2 meter diameter has 100 turns and the carries a current of 0.1 ampere. Calculate the intensity of a magnetic field at the center of the coil. फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B is equal to फर्स्ट ब्रैकेट में μ0/4 पाई, सेकेंड में I बाई रेडियस, थर्ड में 2 पाई और लास्ट में नंबर ऑफ टर्न्स। पुट द वैल्यूज, माइनस का 7 हो गया, I कितना है क्वेश्चन में 0.1 एम्पियर, रेडियस कितना है क्वेश्चन में 0.2 मीटर। अच्छा हाँ, डायमीटर दिया है 0.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 और 2 पाई नंबर ऑफ टर्न कितना है 100। सॉल्व कर लें तो आ जाएगा B इज इक्वल टू 2 पाई 10⁻⁻⁵ इसको इंगेज कर लो, ठीक है। और सारे काम SI में तो टेस्ला। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। A circular arc of a wire of the radius of curvature small r लिखा है ना, subtends at an angle of π/4 radian at its center. If the I current is flowing in it, then find the magnetic induction at the center. अब की बार क्वेश्चन में एक आर्क है और बिकॉज ऑफ द आर्क सेंटर पर क्या होती है फील्ड का फार्मूला μ0/4 पाई
आई बाई रेडियस साथ में क्या अल्फा, ये अल्फा होता है आर्क ने कितना एंगल बनाया, और ये अल्फा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में वो रेडियन में है भी, ये एक अच्छी बात है। तो 10⁻⁻⁷, और क्वेश्चन में करंट कितनी है, करंट है आई ही है, और रेडियस कितनी है क्वेश्चन में स्मॉल आर है, और अल्फा है π/4। अच्छा, अगर आप इसको μ0/4π लिखा रहने थे तो पाई से पाई कट हो जाएगा, ये आ जाएगा μ0/16 I/r। एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई, जिनका 11th थोड़ा सा स्ट्रांग होगा अभी भी, उन्होंने 9th किया होगा। पढ़ लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। सडनली आपने अगर इस क्वेश्चन को देखा है तो बड़ा मुश्किल है। अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड 3I + 2j कैप टेस्ला एंड वेलोसिटी 5×5 I कैप मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब किसी भी चार्ज के पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला है वो ये है, वेक्टर फॉर्म में ये है QV × B, ये है फार्मूला। और यहां पर जो B है वो 3I कैप + 2j कैप है, वेक्टर में ही दिया हुआ है टेस्ला, और वेलोसिटी भी वेक्टर में दे रखी है 5×5 I कैप मीटर पर सेकेंड। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, V × B कैसे निकलेगा, V × B। ये तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हो गया। यहां पर IJK लिख लेते हैं, पहले V है, I के साथ कितना है 5×5, J है ही नहीं 0, K नहीं है 0। फिर B है, I के साथ कितना है 2, J के साथ कितना है 2, K कितना है 0। हाँ, कहां पर क्वेश्चन में, हाँ 3I कैप + 2j कैप। ये अप्रोच अगर याद होगी तब आप कर पाएंगे। निकालिए V × B, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालने का जो अप्रोच है, I कैप 0 आ जाएगा, माइनस का J कैप, और जब आप करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁶ -0, और K कैप जब निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0। तो यहां से V × B आ जाएगा माइनस का 10⁻⁶ J कैप। ठीक है, अब ये आई होप कि आपको अभी भी पता है, बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। J कैप 0 आएगा, देखते हैं J कैप, हाँ J कैप 0 आएगा, सही है। K कैप आएगा एक्चुअली, हाँ J कैप 0 आएगा, और K कैप आ जाएगा 10⁻⁶। ये K कैप आ गया। नाउ पुट द वैल्यू, तो F = Q, चूंकि अल्फा पार्टिकल है तो कितना होता है 3.2 10⁻⁻90, और V × B है 10⁻⁶ K कैप। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3.2 10⁻⁻13 K कैप, आगे न्यूटन। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए भाई, A6 या 5 क्या लिखा है 5। A 5 million electron volt proton moves vertically downward through the magnetic field of induction 1.5 Weber per meter square pointing the horizontally from south से north। तो इतना पढ़ करके ये पता चल चुका है कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कैसे है 90 डिग्री। भाई आपको पता है ना कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मान लो ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो जो आपका इस क्वेश्चन में प्रोटॉन है वो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो प्रोटॉन का वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों आपस में कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर।
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये प्रोटॉन चला गया है तो कितना फोर्स चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल चुका है कि जो वेलोसिटी है और जो कैपिटल V है वो दोनों 90 डिग्री पर है। और फोर्स का फार्मूला होता है QVB sin थीटा वैल्यू फॉर्म में। तो थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा QVB। तो Q प्रोटॉन का सभी को पता है 1.6 माइनस का 19, और B मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ला SI यूनिट टेस्ला भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी होती है। V नहीं पता मुझे, प्रोटॉन का जो V है वो नहीं पता। तो कैसे पता होगा? आपको यहाँ पे एनर्जी दे रखी है ना कि इस 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन को पहले बनाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6, और फिर जूल बनाओ 1.6 माइनस का 19। देखो k की वैल्यू है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर जूल बनाया तो 5 10 की पावर 6 1.9 10 टू द पावर माइनस का 19। अब ये जूल हो गया, और यहां से आपका आया हाफ mv स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6 1.6 माइनस का 19, और नीचे मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 10 टू द पावर माइनस का 27। प्रोटॉन का मास 1.66 10 टू द पावर माइनस का 27। अब देखिए यहां पर जो ऑर्डर वाली अप्रोच है वो तुम्हें बचा लेगी। देखते हैं क्या होता है। अभी 1.6 रखा मैंने, ये 7 हो गया, 19 से 7 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा? 12, माइनस 12 आ गया, और ये है 1.66 और माइनस का 27, ये कट गया करीब करीब। तो V आ जाएगा 27 और कितना 15, 10 की पावर 15। तो ये लगभग कितना आ गया? 10 टू द पावर 8। जब इसको कट किया ना तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा ना। अप्रोक्सीमेशन में देख लो भाई यहां पे 1.60 है ना, तो एक करीब करीब अगर आप देखें अप्रोक्सीमेशन में तो V की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बाकी आप मैनेज कर सकते हैं, आप प्रॉपरली कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कितना आ गया अभी? 1.6 1.5 और माइनस का कितना? 11। V निकालने का तरीका यहीं से मिलेगा, और वो कैलकुलेशन एबिलिटी पे डिपेंड करेगा सारा खेल। नियर अबाउट 10 की पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा? सर यही आएगा, लेकिन अप्रॉक्स में 10 की पावर -15 आता था। रूट जब लेंगे तो हमने 10 की पावर 7 लिख दिया है। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन वाली बात जो है थोड़ी बहुत, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन इक्वल लिखा हुआ है ना। आपने ज्यादा ले लिया, अप्रॉक्स में कम कर दिया। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना सॉल्व, सारा काम ऐसा ही में किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, और ये 11th नंबर। A length capital L of the wire carrying the current I is bent in the circle of the one turn. The field at the center of the coil is V1. A similar wire of the length L carrying the current I is bent in the square of one turn. The field at the center is V2. Then the ratio of the field is, रेशियो ऑफ द फील्ड आपसे पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में स्क्वायर आ गया है और सर्कुलर आ गया है,
स्क्वायर वाला वो केस याद होना चाहिए। अभी देखिए आपने थोड़ी देर पहले काम किया था, बी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर कितना आया था, थोड़ी देर पहले आपने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8√2 आई अपॉन ए, ये आया था। इफ यू हैव ए डायरेक्ट फार्मूला तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अदरवाइज फिर मार्क्स मिलने सबको उतने आप लंबा सा एफर्ट्स करके वहां तक पहुंचोगे। तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का सेंटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर बी के फार्मूले सीधे याद हो तो आपको हेल्प मिलती है। और बी एट सेंटर ऑफ क्वाइल, वन टर्न का क्वाइल एक्चुअली लूप होगा, फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस और साथ में 2 पाई। अब क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वाइल बनाया गया है वो भी एल लेंथ के वायर से बनाया गया है और जो स्क्वायर बनाया गया है उसमें भी एल लेंथ का वायर लगा है। और क्वेश्चन में दोनों ही केसेस में करंट आई और आई है। जब वो क्वाइल बनाया है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो B1 ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और रेडियस जब आपने वायर को मोड़ करके एक टर्न का क्वाइल बनाया तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एल होगा कि नहीं होगा, आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन 2 पाई, यहां पर आर की वैल्यू होगी एल अपॉन 2 पाई और साथ में 2 पाई है, रहने दीजिए। D1 आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2 पाई हो गया 4 पाई स्क्वायर, साथ में आई अपॉन में एल, ये हमारा B1 आ गया। लेकिन स्क्वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, ओके दैट्स ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपने एल लेंथ के वायर को मोड़ करके स्क्वायर बनाया है और ए साइड का स्क्वायर है, जहां पर ये जो ए देख रहे हो ना ये साइड ऑफ द स्क्वायर होता है ना, तो आप देख सकते हो कि एल बराबर कितना हो जाएगा 4 है, हो जाएगा ना। कितनी लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, एल लेंथ का, तो 4 एक इक्वल हो जाएगा, तो ए यहां से आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी एल बाई 4, तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 32√2 आई बाई एल। ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को डिवाइड करना है तो B1 अपॉन B2, ये वाला टर्म तो कॉमन है, कड़े आएगा, इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा 32√2, बाकी I बाई एल भी क्या हो रहा है, कट रहा है। जब आप रेशियो लेंगे तब जो बचने वाली चीजें मैंने लिख दी हैं, 4 8 जा पाई स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आ गया। अब सोच के देखो कि अगर तुम्हें ये तो चूंकि याद रहता है, बहुत ज्यादा फैमिलियर हो इसके साथ, बट ये याद नहीं है तो यही इसको निकालने में तुम्हें कितना एफर्ट्स करना पड़ता है। तो इस डिस्कशन से ये बात समझ लो कि स्क्वायर के सेंटर पर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के जो फार्मूले होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो याद हो तो बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11, और इसके बाद जो ये आपका 12 नंबर है, स्टेट और थोड़ा सा डिस्कशन करना था, स्टेट एम्पियर ला खुद करना है, सेक्शन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेक्शन बी में देखा जाए तो 3rd नंबर क्वेश्चन और 4 के और वाला जो पार्ट है वो, और नो डाउट क्वेश्चन नंबर 11 ये बेस्ट है। अब है सेक्शन सी। थर्टीन है डिराइव द फार्मूला फॉर कैपिटल बी ड्यू टू द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, तो खुद करना पड़ेगा। फोर्टीन नंबर जरा देखिए भाई, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तीनों बहुत फास्ट फ्रेंड है। इस चैप्टर में जब भी आते हैं या तो तीनों एक साथ आते हैं या कोई दो एक साथ आते हैं।
इनके मासेस का चार्ज का कनेक्शन पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन दे एंटर द नॉर्मल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो चाहिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। सेम पोटेंशियल से चले, काफी दिनों बाद आप इस क्वेश्चन के थ्रू जरा रेडियस का फार्मूला लिखने में मेरी हेल्प करिए। जब मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो सब जानते हैं क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो रेडियस का फार्मूला क्या है वहां पर, रेडियस, पाथ की रेडियस mv अपॉन क्यूबी, तो बहुत ही जनरल सा फार्मूला है। और बताओ p अपॉन क्यूबी, p माने मोमेंटम और अंडर रूट 2 mk अपॉन क्यूबी, 2 mk अपॉन क्यूबी। k यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, k यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लिखें Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2m और नीचे आ जाएगा Q और साथ में आ जाएगा डेल्टा V और यहां पर B बाहर है भाई। K की जगह पर जब तुम Q डेल्टा V करोगे ना, मैं सॉल्व कर देता हूं ये वाला पार्ट। देखो लिखा हुआ है 2mk, तो K की जगह में तुमने लिखा Q डेल्टा V और अपॉन में है QB, ये QB। ऊपर वाले Q से Q कट जाएगा, रूट में रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 2m अंडर रूट डेल्टा V, नीचे आ जाएगा Q के साथ रूट और बाहर वही लिखा हुआ है। तो ये रेडियस का बड़ा सा फार्मूला है, रेडियस का बड़ा सा फार्मूला है। क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर वो जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का केवल क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, केवल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, रेडियस नहीं चाहिए। तो रखो भैया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो, सबसे पहले कौन है, के प्रोटॉन, बोलो। उसके बाद कौन है, न्यूट्रॉन। उसके बाद कौन है, अल्फा। फार्मूला ये है Q इंटू डेल्टा V। तो प्रोटॉन के केस में लिखूंगा Q प्रोटॉन डेल्टा V, और अल्फा के केस में क्या लिखूंगा, Q न्यूट्रॉन और डेल्टा V। और अल्फा के केस में क्या होगा, Q अल्फा साथ में डेल्टा V। नाउ यू कैन आस्क कि डेल्टा V सभी में सेम है, क्यों सेम है। क्वेश्चन में कह रखा है कि सभी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया गया, सेम। डेल्टा V सभी के पास सेम, तो डेल्टा V से डेल्टा V कट जाएगा। नाउ यू हैव ए रिलेशन कि अगर आप ये कहते हो, ये सोचते हो कि प्रोटॉन पे Q चार्ज है, तो भाई न्यूट्रॉन पे भी कितना होता है Q, और अल्फा पे कितना होता है, तो कितना आ गया 1 रेशियो 1:2। ठीक, पूछा नहीं गया है लेकिन बेस तैयार हो चुका है। अगर हम रेडियस पूछते, रेडियस का रेशियो निकालो, तो देखो रेडियस का रेशियो कैसे निकलता है, तो रेडियस प्रोटॉन का, रेडियस न्यूट्रॉन का, रेडियस अल्फा पार्टिकल का, ये रहा फार्मूला। क्या लिखते हैं हम यहां पर, अंडर रूट 2 m प्रोटॉन का डेल्टा V Q भी प्रोटॉन का 1/b। फिर न्यूट्रॉन में चलते हैं, अंडर रूट 2 m न्यूट्रॉन का डेल्टा V और Q भी न्यूट्रॉन का 1/b। और तीसरे में चलते हैं, अंडर रूट 2 m अल्फा का डेल्टा V, Q भी अल्फा का और 1/b। अगेन यू कैन आस्क कि सभी में डेल्टा V क्यों एक जैसा है और सभी में कैपिटल B क्यों एक जैसा है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं
तो ये सारे के सारे एक ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड में तो जा रहे हैं और सभी पोटेंशियल में कैसे सेम, इसलिए बी सभी में एक जैसा है, डेल्टा बी सभी में एक जैसा है। तो कॉमनली जो कट होने वाले लोग हैं वो कट कर दीजिए। देखिए मैंने कॉमन में कट होने वाले लोगों को कट कर दिया, ये देखिए। तो क्या बना रेडियस में, रेडियस में क्या बनेगा देखते हैं आगे। तो चलो यहां लिख लेते हैं, इधर ये यहां लिख लेते हैं प्रोटॉन का रेडियस, न्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा का रेडियस। यहां पर है प्रोटॉन का मास, चार्ज भी प्रोटॉन का। तो अगर आप ये कहते हो कि प्रोटॉन का मास m है, चार्ज q है, आगे बढ़ो तो ये न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 2m, चार्ज तो q ही रहेगा। लेकिन अगर आप अल्फा के लिए जाओगे तो कितना मास हो जाएगा 4m, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2q। कॉमन वाले टर्म फिर कट कर दो, m by q सभी से क्या हो जाएंगे कट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1, यहां पे रह जाएगा 2 और यहां पे भी क्या रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखने में आता है कि न्यूट्रॉन की जो रेडियस होगी और जो अल्फा की रेडियस होगी वो कैसी होगी, सेम टू सेम होगी। पूछा नहीं कि, लेकिन अगर पूछता तो फिर वो रिजल्ट हमारी हेल्प करता। 15th नंबर क्वेश्चन, the average radius of a toroid made from a paramagnetic material is 0.1 meter, टर्न आपके 500 है, carries the 0.5 एम्पीयर की करंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड द इनसाइड। तो आपको अपडेट किया जा चुका है, टोराइड में एक रेडियस होती है बाहर वाली, एक होती है अंदर वाली, एक होती है एवरेज वाली। क्वेश्चन में एवरेज वाली दे रखी है, क्या है 0.1 मीटर। और आई थिंक कि एवरेज रेडियस को हम लोगों ने स्मॉल आर से ही लिखा भी था। 0.1 मीटर की एवरेज रेडियस है। टर्न्स कितने हैं टोटल 500 है, 500 टन। करंट कितनी है 0.5 एम्पीयर, तो 0.5 एम्पीयर। तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए इसके अंदर कितनी होगी। फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट बड़ा वाला n अपॉन में है नीचे क्या 2 पाई आर, याद है भाई। अगर आप ऐसे फार्मूला लिखते हो ना b इज इक्वल टू म्यू नॉट छोटा वाला n है, तो छोटा वाला n होता है टोटल टर्न, तो टोटल टर्न्स कैपिटल है अपॉन में टोटल लेंथ, टोटल लेंथ में क्या रहेगा 2 पाई आर। नाउ पुट द वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई 10⁻⁷। बड़ा वाला n कितना है 500 है, i कितना है 0.5 है और 2 पाई रेडियस कितना है भाई 0.1 है। क्या सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इसी 15th के जो और के साथ क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं, देखते हैं मेरे लिए है क्या। डिराइव द फार्मूला फॉर कैपिटल बी ड्यू टू द टोराइड, वो तो खुद करेंगे एम्पियर सल्टल। तो 15th के और वाला क्वेश्चन वो आपको करना था। नाउ गो फॉर द 16th नंबर। 16th नंबर देखिए क्वेश्चन। If an electron is moving with a velocity v in an orbit of the radius small r in a hydrogen atom, then derive the formula, फार्मूले की स्पेलिंग सही कर लेना, फॉर द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। फार्मूला डिराइव करना है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि कैपिटल भी तो सेंटर पर होता ही होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला चाहिए। देखिए ये हमने बना दी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को इसमें चक्कर लगाने के लिए कह दिया, स्पीड v है, रेडियस r है।
अगर हमसे ये पूछते कि सेंटर पर बी कितना होगा, पूछा नहीं गया, फिर भी अगर पूछते तो वी आर रेडी फॉर दिस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस, रेडियस यहाँ पे स्मॉल है, साथ में 2 पाई। और आई कैसे निकालेंगे, आई निकालेंगे क्यू बाई कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मामला है तो क्यू की जगह पे ई आ जाएगा, और E इंटू एफ ऐसे भी आ जाएगा, E ओमेगा बाई 2 पाई ऐसे भी आ जाएगा, और EV अपॉन 2 पाई आर ऐसे भी आ जाएगा। ये तो B निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कैपिटल M बराबर NI। तो देखो कैपिटल M बराबर N माने नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गया, I माने करंट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, यानी ये दे रखा है, और रेडियस भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, तो मेरे लिए I का फार्मूला यही चलेगा, EV अपॉन 2 पाई है, ये रहा 2 पाई है, और एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कैपिटल M बराबर EVR अपॉन 2। ये उसने पूछा है हमसे। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जब कोई 4 चक्कर लगाता है, कभी वो सेंटर पर B पूछता है, कभी वो कैपिटल M पूछता है, और हर जगह पर आपको I निकालने की अप्रोच देखनी पड़ती है। यहीं पर एक चीज वो और भी पूछता है, पूछा नहीं गया लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं याद दिला दूंगा आपको कि ये चक्कर लगाने वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकाले, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर निकाले, किससे लिखते हैं, कैपिटल L से, क्या होता है M इंटू V इंटू R, और फिर कैपिटल M और कैपिटल L का रेशियो भी पूछता है, कैपिटल M बाई कैपिटल L, देखो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या निकलता है E बाई 2M। ठीक, इसी रिजल्ट को अगर हम आगे ले जाएं, यानी कि आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है कैसा है, कांस्टेंट है, E बाई 2M कांस्टेंट है। यार E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए अगर वो आपसे कहे कि इस वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का M बाई L और किसी अदर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का M बाई L कैसा होता है, आंसर है सेम टू सेम, क्योंकि कांस्टेंट है। इसी को अगर आप ऐसे ले जाओ तो M बराबर हो जाएगा E बाई 2M साथ में L। अब लेकर के आओ बोर मॉडल को। बोर मॉडल कहता है कैपिटल L क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH अपॉन 2 पाई। तो कैपिटल M हो जाएगा EH अपॉन 4 पाई M, और साथ में ये M, और EH अपॉन 4 पाई M क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। यानी कि इस पूरे डिस्कशन का जो मेन मोटो मेरा था कि आप ये पहचान पाए कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है, भले उसका एक पार्ट आपके सामने आया है, बट कंप्लीट रिजल्ट ये था। यहाँ पर जो म्यू बी है, जिसकी जगह पर ये आ गया है, इस म्यू बी को EH अपॉन 4 पाई M कहते हैं। और बहुत फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिलता है कि किसी भी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पूछता है, ये वाली नहीं, EH अपॉन 4 पाई M नहीं। E तो सबको पता है ना कितना आएगा, H भी सबको पता है, M भी पता है, सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो अगर बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू याद है तो डेफिनेटली आपने क्या बचाया, टाइम बचाया, अदरवाइज आंसर लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसी में आप देखिए और के साथ जो है डिराइव द फार्मूला अच्छा चेंज हो गया था। तो 16th ये क्वेश्चन क्लियर है, 16th वाला। 16th के और वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त था, इक्विलेटर ट्रायंगल का करेक्शन कराया था मैंने इसमें। ये देखिए पेपर में वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्योंकि करेक्शन हुआ था, रिपीट हो गया था। तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, ए, साइड ए थी ना, साइड ए, करंट आई है
सेंटर पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई है तो सेंटर पर बी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे स्क्वायर वाला केस था। तो 16th के और वाला क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं दिखेगा क्योंकि वो बाद में मैन्युअली ऐड किया गया था क्वेश्चन बोर्ड पर। सेंटर पर बी चाहिए, फिर वही काम करिए। एक जो ये डायमेंशन है ये वाली, इसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दी है? तो मान लेते हैं कि उसने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डिस्टेंस ये आर हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां पर अल्फा बीटा कितने कितने होते हैं? 60 60, अल्फा भी 60 और बीटा भी 60। अभी देखो आर निकालने में तुमको एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर कितना होगा अभी निकालेंगे, साइन 60 और साइन 60। आर निकाल लेते हैं, चाहे इधर से निकाल ले कोई बात नहीं। ये 60 है, ये पूरा का पूरा आपका ए साइड है, ये a/2 a/2। मुझे आर चाहिए, tan लगा दें, tan 60 डिग्री। इस ट्राइंगल में tan 60, छोटा सा ट्राइंगल आप देख रहे हो, तो tan 60 इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर a/2 और बेस में रेडियस, तो ये आ गया √3 a/2r। r की वैल्यू कितनी आ गई? a/2 √3। r की वैल्यू आ गई a/2 √3। ये जो एफर्ट्स हैं वो अभी करिए, जब तैयारी चल रही है तब करिए। सेंटर पे कितना भी निकलेगा सीधे याद होना चाहिए फॉर द बिग प्रॉब्लम्स। सॉल्व करते हैं इसको ले जाके यहाँ पर। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 √3 i बाई a, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 √3/2। ठीक है, देख लो, साइन 60 √3/2, √3/2, साइन 60 √3/2 और ये भी √3/2, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2 √3/2। ये कट हो जाएगा यहां से, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 6 i बाई a। ये आ गया। अब एक साइड ने इतना बनाया है तो बाकी की दोनों साइड भी इतना बनाएंगे, तो 3 से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो टोटल वाला b हो जाएगा 3 इंटू b। तो टोटल t फॉर टोटल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 18, 6 3 जा 18 i बाई a। तो याद रखो भाई इसको, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, a आपके स्क्वायर की साइड है और i जो है उसमें करंट है। ये 17 में कोई हेल्प चाहिए? बताना है। 18 डिस्कस द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको करना है। तो वैसे मैंने करा दिया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात का ध्यान रखें। 19 ये भी हो चुका है। B सेंटर और B दोनों के B का रेशियो कितना था? n²/1। अभी लेटेस्ट रिवीजन कराया इसलिए नहीं कराया। सेक्शन D जरा देखिए, एनी हेल्प? सेक्शन D में आप बता दीजिए, वही क्वेश्चन बता दिया जाए, डिसाइड करिए। 20 का फर्स्ट पार्ट जरा देखिएगा भाई। Two parallel long wires carrying the current I1 I2 with I1 greater than I2. When the currents are in the same directions, the magnetic field at a point midway between the wires is 10 microtesla. If the direction I2 is reversed, the field becomes 30 microtesla. Find the ratio I1 I2. तो 20 का फर्स्ट देखिए, सेक्शन डी है। 20 का फर्स्ट I1 I2 करंट सेम डायरेक्शन में,
मिडवे में, यहां से भी आर और यहां से भी आर। आप अगर बी निकालें और I1 ग्रेटर देन I2 है क्वेश्चन में, I1 ग्रेटर देन I2 है, तो मान लेते हैं ये B1 होगा और ये B2 होगा। B1 निकालोगे कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई आर, और B2 निकालोगे कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई आर। I1 क्योंकि बड़ा है, I2 छोटा है, तो नेट फील्ड डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ये होगी अंदर की तरफ, ये होगी बाहर की तरफ B2 वाली। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, आपके लिए नेट फील्ड होगा B1 माइनस B2। तो जब करेंगे नेट फील्ड आप ऐसे निकालोगे B1 माइनस B2, तो वैल्यू पुट अप करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई आर I1 माइनस I2। ये तो आपका नेट फील्ड उस समय हो गया जब डायरेक्शन कैसी है, सेम I1 I2 की। फिर I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से, जब I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो B2 भी सेम टू B1 हो जाएगा। I2 जैसे डायरेक्शन में उल्टा करोगे, अभी B1 कैसा है अंदर की तरफ और B2 कैसा है बाहर की तरफ। व्हेन I2 रिवर्स, तो B1 भी आपका अंदर की तरफ है और B2 भी कैसा हो जाएगा। आप जब नेट फील्ड निकालोगे तो आएगा दोनों का प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो चुकी है, तो B1 प्लस B2 करोगे, और अब जो नेट फील्ड है वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई आर I1 प्लस I2। अब जरा क्वेश्चन में देखें, जब डायरेक्शन सेम थी उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेट फील्ड थी वो कितनी थी, 10 माइक्रो टेस्ला। यहाँ पे 10 लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई आर I1 माइनस I2 इक्वेशन फर्स्ट। और डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद जो नेट फील्ड है कितनी है, 30 माइक्रो टेस्ला। यहाँ पे 30 आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई आर, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को। जैसे डिवाइड करोगे तो आएगा 1/3, डिवाइड करने पर ऊपर I1 I2 और नीचे I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3I1 माइनस का 3I2। I1 एक तरफ, तो ये आ जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 2I1। I1 बाई I2 कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, 20 का फर्स्ट पार्ट। और बता दीजिए सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन पूछना है तो। 21 का सेकंड, 21 का, अच्छा 20 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना। 21 का सेकंड जरा पढ़ देते हैं जब तक आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए 21 का सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन 0.2 टेस्ला एट इट्स सेंटर। The coil is unwound and is rewound into the circular coil of 4 turns. Find the magnetic inductions at the center of the coil in Tesla if the same current flows in the coil. तो 21 के सेकेंड पार्ट पर पहले कितने टर्न वाली कॉइल है, 2 टर्न की कॉइल है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, 0.2 टेस्ला की मिलती है। लगाओ फार्मूला अपना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस और साथ में है 2 पाई और m। नाउ बी केयरफुल, 21 का सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला, म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट्स ओके। I हमें पता नहीं, रेडियस पता है क्या, देखो नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है, ठीक है, रेडियस को रेडियस रख दिया, और ये 2 पाई और m कितना है 2 क्वेश्चन। तो अब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि जिस कॉइल के लिए आप डिस्कस कर रहे हो उसकी रेडियस कितनी थी, l थी। तो अगर हम ऐसा माने, क्योंकि रेडियस पता नहीं इसलिए क्वेश्चन बहुत बेहतर हो गया है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें ये जो कॉइल बनी है 2 टर्न वाली, अगर ये l लेंथ के वायर से बनी थी, ऐसा एज्यूम कर लें कि L लेंथ का वायर था, इससे ये जो है बनाई गई थी, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई R साथ में 2 टर्न है ना इसलिए।
तो यहां से आ जाएगा L बराबर कितना 4 पाई r। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कहीं लेंथ दिया तो नहीं गया, रेडियस दिया तो नहीं गया। द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्कुलर कॉइल ऑफ द टू टर्न प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन 0.2 टेस्ला एट इट्स सेंटर। अच्छा ओके, नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने लिखा 0.2, बढ़िया क्वेश्चन है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई रेडियस, तो रेडियस से क्या लिख सकते हैं L बाई 4 पाई, और यहां पर लिखा 2 पाई साथ में 2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक, फिर इसी कॉइल को आपने वापस से हटा दिया। क्या लिखा हुआ है कि मैंने इसी कॉइल को अनवाउंड कर दिया है और दोबारा से वाउंड करके रीवाउंड करके हमने 4 टर्न का कॉइल बनाया है। जब 4 टर्न का कॉइल बनाया तो फिर फार्मूले को B आ गया। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है, म्यू नॉट बाई 4 पाई वही रहने वाला है। क्वेश्चन ने क्लियर का करंट वही ले लो जो पहले थी I है, क्योंकि नई कॉइल बन चुकी है तो नई रेडियस क्या हो गई R डैश। नई रेडियस क्या हो गई R डैश, साथ में 2 पाई, और कितने टर्न है आपकी बार 4। लेकिन L तो सेम रहेगा ना, तो देखो वही वाला L क्या हो जाएगा 2 पाई R डैश, और साथ में कितने टर्न है आपकी बार 4 टर्न। ठीक है, यहां से L की वैल्यू हो गई 8 पाई R डैश। नाउ चेक द सिचुएशन, B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I मींस I, R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी L बाई 8 पाई, साथ में 2 पाई है, साथ में 4 है। दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, नया वाला B मिल रहा है, बाकी कटने वाले कट जाने। देखो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड में 0.2 के साथ B आ गया, इधर ये कट हो गया, I से I कट हो गया, L से L कट हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 4 पाई 2 पाई साथ में 2, और नीचे क्या बचा 8 पाई और 2 पाई साथ में 2। ये भी कट हो गया, नहीं साथ में 4 है, 2 पाई से 2 पाई भी कट हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि B की वैल्यू आ गई, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 0.4 टेस्ला। ये भी अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व करके देखो। ये 2 2 जा 4, एक 2 नीचे मिलेगा, एक 2 और मिलेगा, 4 टाइम्स कितना 4 2 जा 8, 0.8 टेस्ला। दोनों ही क्वेश्चन बेहतर है। ठीक, मिलते हैं।